एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। महाभारत में एक संजय हुआ करते थे जो युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाया करते थे। मौजूदा वक्त में भी एक संजय हैं, उद्धव ठाकरे के पार्टी के कद्दावर नेता बताए जाते हैं। उनके जो बड़बोले बयान हैं वो अक्सर उद्धव ठाकरे की शिवसेना की किरकिरी करवाते हैं। वो अपनी तो किरकिरी करवाते ही हैं, साथ ही साथ वो अपनी पार्टी की भी किरकिरी करवाते हैं। लेकिन इस बार उनकी पार्टी ने उन्हीं की किरकिरी कर दी और किरकिरी ऐसी कर दी कि खबर ऐसी है कि संजय राउत की उद्धव ठाकरे के सामने कुटाई कर दी गई। क्या कुछ पूरा मामला, कितनी सच्चाई, बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। क्या वाकई में कुटाई हो गई संजय राउत? जयप्रकाश की बसपा में वापसी। जयप्रकाश का बसपा में लौटना पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है। वह पहले बसपा के मजबूत नेताओं में से एक थे, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और फिर अपनी राजनीति की दिशा बदल ली थी। जब वह पार्टी में लौटे तो उनकी वापसी ने पूरे राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी। जयप्रकाश के बसपा में लौटने के साथ ही पार्टी को एक नई दिशा और ऊर्जा मिली है। ये भी माना नहीं, देखिए, महाराष्ट्र के एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं भाव तोरशेकर। उन्होंने अपने वीडियो ब्लॉग में ये बताया है कि कैसे संजय राउत की कंबल कुटाई हुई है और संजय राउत को मतोश्री के अंदर कमरे में बंद कर दिया गया और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के ही कुछ नेताओं ने उन्हें ठोक डाला, मतलब बढ़िया से बजा दिया उन्हें। असल में बात क्या है, पूरी कहानी इस तरह है कि बीएमसी को लेकर बैठक चल रही थी कि बृहन मुंबई महानगर पालिका में इलेक्शंस आने वाले हैं। तो उस बैठक में क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे गुट के कुछ नेता बैठे हुए थे, संजय राउत भी बैठे हुए थे। तो चर्चा चल रही थी कि क्या होना चाहिए, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का हाल बुरा क्यों हुआ, महाराष्ट्र के इलेक्शन में सिर्फ 10 सीटों पर कैसे सिमट गए। भीम आर्मी पर तीखा हमला किया। भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है जो दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से काम करता है। इसे खासकर चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में जाना जाता है। जयप्रकाश का यह हमला कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है। जयप्रकाश ने कहा कि भीम आर्मी केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए काम कर रही है और उसने दलितों के उत्थान के बजाय उन्हें राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। उनका ये बयान राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये सब बातों पर चर्चा हो रही थी। तो कुछ उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेताओं ने यह कहा कि संजय राउत जी के बड़बोले बयान से हमें नुकसान हुआ है, वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, और बात सच्चाई भी है। अब यही संजय राउत ने खुद को नॉटी राउत बोला था। अब नॉटी राउत मतलब मुझे नहीं पता क्या, किस संदर्भ में। उसके बाद इन्होंने अपने लिए ही एक शब्द का इस्तेमाल किया था जो कि हम टेलीविजन कैमरे पे यहाँ पे दर्शकों के सामने नहीं ले। बोला कि मैं सबसे बड़ा एच हूं और बाकी वो दर्शक समझे। ये संजय राउत ने खुद अपने लिए बोला था। तो इन्हीं सब बातों की चर्चा चल रही थी उस बैठक में। जब जैसे ही शिवसेना के नेताओं ने यह कहा कि संजय राउत के बड़बोले बयानों से भी हमें नुकसान हुआ है, तो संजय राउत है, वो वहां चढ़ाते हुए आ गए और बोले कि कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई वगैरह, ये सब बातचीत चलने लगी। उसके बाद 3-4 नेता उठे वहां पे उद्धव ठाकरे के सामने और उन्होंने संजय राउत का बकायदा कॉलर पकड़ा, उन्हें धकियाते हुए बगल वाले कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। भाव तोरशेकर का कहना है कि सिर्फ बंद ही नहीं किया, अंदर जाके उनको जबरदस्त कूटा भी और लात मुक्का फैट सब मारा उनको। उद्धव ठाकरे चुप क्यों रहे? उद्धव ठाकरे क्या प्रदेश की करेंगे? राजनीति में दलितों का बड़ा वोट बैंक है और दोनों नेताओं की कोशिश है कि वे इस वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाए रखें। जयप्रकाश का मानना है कि बसपा ही वह पार्टी है जो सच में दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए काम कर रही। दोनों तरफ से झगड़ा हो रहा है भाई। 3-4 आदमी उठ गए और उन्होंने खींचना शुरू कर दिया संजय राउत को। संजय राउत कुछ ज्यादा बोल रहे थे, मतलब ऐसे भी इनकी आदत है अपने प्रोफाइल से ज्यादा बोलने की। ये धमकाने लगे उन नेताओं को, और वो सब शिवसेना उद्धव गुट के नेता थे, 3-4 लोग थे, उसमें ज्यादा नहीं थे। और सबसे बड़ी बात की छुड़ाने की कोशिश की कुछ लोगों ने कि अरे मारिए मत, लेकिन तब तक उनको खींच के वो कमरे में, बोले कि हम कमरे में इसे बंद कर दे रहे हैं क्योंकि जब तक बंद नहीं करेंगे ये डिस्टर्ब करता रहेगा पूरी मीटिंग को। तो ले जाके कमरे में बंद किया और कमरे में बंद करने के दौरान ही जितना मार सकते थे उनको दिया और अच्छा खासा उनकी कुटाई हुई। दरअसल
इन्होंने कहा कि हम बंद कर रहे हैं क्योंकि जब तक उद्धव ठाकरे को मतलब कि जब तक संजय राउत को बंद नहीं करेंगे कमरे के अंदर, तब तक ये मीटिंग अच्छे से नहीं होने देगा। ये बीच बीच में उछल उछल के कुछ ना कुछ बोलते रहेगा, दूसरे नेताओं पे टोंट करता रहेगा। तो बंद करने के बहाने गए और वहां पे इनकी कुटाई हुई है। 3 घंटे तक मतोश्री के अंदर एक कमरे में संजय राउत बंद रहे। उसके बाद बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि हम पूरे जोर शोर से और अपनी ताकत पे बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे और अपने मुद्दों पर लड़ेंगे। जयप्रकाश की वापसी और भीम आर्मी पर हमले का समाज और राजनीति पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय की लड़ाई अब केवल एक विचारधारा का मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि ये राजनीति का शिवसेना का जो लोकलाइज्ड मुद्दा होगा उस पर लड़ेंगे। हम हिंदुत्व के खिलाफ नहीं जाएंगे, ये भी फैसला लिया गया और यही पूरी कहानी है। इसके बाद और क्या, और ये सारा जो प्रकरण है भाव तोरशेखर जी ने कहा है। नहीं, अब आगे क्या संजय राउत का आगे क्या होगा? अब क्या उस पार्टी में रह पाएंगे जिस पार्टी में कुटाई हो गई, जिस नेता के सामने कुटाई हो गई? नहीं, संजय राउत बड़े अजीब चीज है, आप उन्हें जानते नहीं। ये आदमी राज्यसभा की राजनीति करता है, इसको सेटिंग वेटिंग करके किसी तरह राज्यसभा पहुंचना। इन्हें पता है कि उद्धव ठाकरे की संख्या पर्याप्त नहीं है उन्हें राज्यसभा पहुंचाने के लिए। तो ये आजकल शरद पवार पे डोरे डाल रहे हैं। शरद पवार मेरे गुरु हैं, शरद पवार ये हैं, शरद पवार चाणक्य हैं, शरद पवार महान हैं, यही कर रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है कि शरद पवार के पास संख्या भले ही कम हो, लेकिन कांग्रेस शरद पवार के साथ मिलके, और उद्धव तो मुझे देगा ही क्योंकि मैं उसकी पार्टी का कैंडिडेट हूं, तो मुझे राज्यसभा पहुंचना है। सारा जुगाड़ उसी चल से। इसको कोई मतलब नहीं है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी का क्या हो, ऐसे ही तो बर्बाद कर दिया। कहां बाला साहब ठाकरे छोड़ के गए थे, उसके बाद कहां पहुंचा दिया, और हर रोज कुछ न कुछ ऐसा बयान देना है इनको। हमले ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को नया मोड़ दिया है। ये घटना केवल राजनीतिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसने दलितों के उत्थान की दिशा में चल रही विभिन्न कोशिशों और उनके लिए कार्य करने वाले संगठनों के बारे में नए सवाल खड़े किए हैं। इस संघर्ष में कौन सी पार्टी या संगठन विजयी होगा, ये समय बताएगा। अभी मुझे लग रहा है कि जब से ये कुटाई हुई तब से मीडिया के सामने आए नहीं है। हो सकता है इलाज थोड़ा सा स्वेलिंग वेलिंग हो गया होगा तो वो सब ठीक ठाक हो जाएगा तब आएंगे, लेकिन ये बोलेगा जरूर। नहीं बोलेंगे, किसके खिलाफ बोलेंगे? कुछ वही जिस लाइन में बोलते हैं, अगर शिवसेना के खिलाफ नहीं। आजकल शरद पवार की तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, अपनी पार्टी के बारे में कम, उनकी तारीफ ज्यादा करते हैं। मैंने कहा ना कि देखिए ये सब लाइजनर। और बीच में जब फडणवीस की पहली वाली सरकार आई थी उस वक्त ये बहुत ज्यादा उछल कूद मचा रहे थे। फिर इन्हें ईडी ने पकड़ा, बाद में उद्धव ठाकरे की सरकार आई तो इनका मनोबल बढ़ा, इन्हें लगा कि मैं कुछ भी बोल सकता हूं। फिर ईडी के केस में गए, वहां पे इनको अच्छा से ठोका पीटा गया तो कुछ दिन शांत रहे। फिर इधर बीच में उछल रहे थे। फिर तो उन्हें दलितों को किसी अन्य राजनीतिक दल के पक्ष में खड़ा करने के बजाय समाज के लिए काम करना चाहिए। बसपा और भीम आर्मी के बीच की प्रतिस्पर्धा। बसपा और भीम आर्मी के बीच की प्रतिस्पर्धा उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए प्रकार के संघर्ष को दर्शाती है। दोनों ही दलितों के अधिकारों की बात। ये बात जो भी मैं कहानियां बता रहा हूं भाव तोरशेखर हैं, महाराष्ट्र के बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने पूरी ये कहानी बताई है। और उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को बर्बाद कर दिया, कैसे इतनी बड़ी पार्टी 10 विधानसभा सीटों पर सिमट गई। महाराष्ट्र की कभी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। इस सबके जिम्मेदार संजय राउत में विवाद बहुत हद तक, अकेले संजय राउत नहीं, वो अकेले संजय राउत नहीं, लेकिन अगर धृतराष्ट्र की भूमिका में उद्धव ठाकरे हैं तो शकुनी की भूमिका में संजय राउत ही थे। बिल्कुल। कौरवों के विनाश की कहानी में जो शकुनी की भूमिका थी वही भूमिका संजय राउत की थी उद्धव ठाकरे परिवार और उनकी पार्टी के बर्बादी में। और इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि है, जबकि भीम आर्मी को केवल राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति का साधन मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि चंद्रशेखर आजाद का उद्देश्य वाकई दलितों की भलाई था तो उन्हें दलितों को किसी अन्य राजनीतिक दल के पक्ष में खड़ा करने के बजाय समाज के लिए काम करना चाहिए। बसपा और भीम आर्मी के बीच की प्रतिस्पर्धा। बसपा ये खबर सिर्फ
कई पत्रकारों के लिहाज से निकलकर सामने आई है। आधिकारिक तौर पर इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है कि कंबल कुटाई या फिर मारपीट जैसी या कमरे में बंद करने जैसी घटना कोई संजय राउत के साथ हुई है, नहीं हुई है। लेकिन धरातल में जो पहुंचाने का काम किया है शिवसेना को, उद्धव ठाकरे की पार्टी को, उसमें बहुत हद तक योगदान संजय राउत के बयानों का रहा है, क्योंकि बिना सोचे समझे वो कुछ भी भाषणबाजी कर देते हैं और उसका खामियाजा फिर पूरी पार्टी को भुगतना पड़ता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये इलाज अगर हुआ है तो इसके इलाज का परिणाम क्या निकलकर सामने आता है। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। बसपा और भीम आर्मी दोनों ही इस वर्ग की वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जयप्रकाश की वापसी और उनके हमले ने ये स्पष्ट कर दिया है कि बसपा दलितों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने पुराने तरीकों को अपनाने का प्रयास कर रही है और भीम आर्मी को केवल एक राजनीतिक मोहरे के रूप में देख रही है। समाज और राजनीति के लिए संकेत।